तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको ग्राफिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप भविष्य के बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। लेक्चर 8 तक हम लेक्चर 9 तक हम कर चुके हैं स्टूडेंट। ये लेक्चर 10 है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और इसमें हम आपको बताएंगे निश्चित समाकलन के क्या क्या प्रयोग व्यवहारिक रूप में होते हैं। उसमें पहला प्रयोग हम बता रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब कर्व के अंडर जितना एरिया है उसका एरिया निकाला, मतलब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये हम इसमें बताएंगे। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने पहले पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का एरिया दिया जाता है, एक स्क्वायर, हाँ, ए बी सी डी। इस ए से बी तक की डिस्टेंस अगर ए है और यहां से यहां तक भी अगर ए है, और ये भी आपकी ए है और ये भी आपकी ए है, चारों साइड्स आपकी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा स्टूडेंट, क्या होता है? स्क्वायर का एरिया। अगर आपके पास स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, हाँ, साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है? ए, तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है जी। और अगर आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो इसका एरिया आप बता सकते हैं आसानी से। क्या क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी ए है और विड्थ चौड़ाई बी है, तो ए इंटू बी आपका एरिया हो गया। अगर आपके पास सर्किल दे रखा है और सर्किल की त्रिज्या रेडियस आर दे रखी है, तो तब बोला जाता है कि बताइए भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। मतलब एरिया का मतलब होता है कि ये जो सर्किल के अंदर का कितना एरिया कवर कर रहा है, या इसके अंदर का कितना एरिया कवर कर रहा है, यही तो एरिया है, क्षेत्रफल है ना। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार का कुछ कंडीशन दे रखी है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है जी, और आपके पास एक कर्व है जिसका ग्राफ ये है, ध्यान देंगे, एक कर्व है जिसका ग्राफ ये है, और बोला जाता है कि ये कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, और इसका ग्राफ हमने ये ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब बोला जाता है कि भाई ये बताइए कि इस कर्व द्वारा, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसके नीचे का एरिया, मान लीजिए इसके ठीक नीचे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a है, मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे x का मान a है, और यहाँ पे x का मान मान लीजिए b है, ठीक है जी। तो तब बोला जाता है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड कीजिए, मीन्स कि जो ये कर्व है उसके नीचे का एरिया जो कवर कर रहा है वो कितना है। मतलब एक तो x इक्वल टू ए लाइन है और एक x इक्वल टू बी ए लाइन है, और ये कर्व है और x एक्सिस है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है कर्व के नीचे का एरिया और x एक्सिस से ऊपर और कर्व के नीचे का, और x इक्वल टू ए और b के बीच का जो एरिया है, ये फाइंड आउट करिए। ये आप कैसे बता सकते हैं, बताइए जरा, कोई बता सकता है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर ये सिंपल ऐसे लाइन होती तो आयताकार कुछ बन जाता, रेक्टेंगुलर बन जाता, तो उसका एरिया तो आप निकाल सकते थे जैसे ये है। लेकिन ये जिगजॉग है, हाँ, ऐसे लहरदार है, जैसे कि खेत होते हैं, लहरदार मेंड होती है उसकी, तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है? उसका एरिया इसी से निकाला जाता है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते, देखिए, एक होता है, आपने 11th-12th अगर करा है स्टूडेंट तो आपको पता होगा, एक लिमिट ऑफ सम होता है। उसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे आयताकार पट्टियां बना दी जाती हैं, जैसे हमने ये बना दी एक पट्टी, ठीक है जी, आयताकार पट्टियां बना दी जाती है, और वो छोटी छोटी बना दी, अनंत इनफाइनाइट पट्टियां बना करके उनका सम करके लिमिट ऑफ सम उसको कहते हैं। हम उसका डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। हम डायरेक्ट ये बताना चाह रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा। ये पॉइंट मान लीजिए ए है,
ये पॉइंट मान लीजिए बी है और ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। तो ए बी सी डी इसका एरिया आपको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, देखिएगा हम एक स्ट्रिप लेते हैं, पतली स्ट्रिप आयताकार पट्टी लेते हैं, ठीक है जी। आयताकार पट्टी ले ली। अब हम यहां पे इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, ठीक है जी। अब ये P पॉइंट ओरिजिन से मान लीजिए x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। और जब ये x डिस्टेंस पे है तो ये इधर में इसको हम y डिस्टेंस पे मान लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है जी। P से लेकर Q तक की डिस्टेंस y होगी, तो Q के कोऑर्डिनेट हो गया x, y, ठीक है। x, y हो गया ना। ये आप कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो ये आप बता सकते हैं कि ये x, y क्यों है। ये x है तो ये y, इसलिए x, y, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो ये पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई, क्योंकि x एक्सिस पे है ये, हाँ x एक्सिस के लंबवत है ना, तो यहां से यहां तक x है, तो ये भी x का ही एक हिस्सा है, मतलब एक छोटी चौड़ाई बहुत कम है, उसको हम नाम देते हैं dx। क्या देते हैं? dx। ये जो चौड़ाई है ना पट्टी की चौड़ाई, वो है dx। अब ये जो आयताकार पट्टी है इसकी चौड़ाई dx है और लंबाई यहाँ पे y हो गई। अब हम बताएंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ अच्छा, अब अगर इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बताया जाए तो क्या होगा बताइए। आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई इसमें y है। लंबाई क्या है इसमें? y है, और चौड़ाई क्या है? dx है। तो y इंटू dx हो गया ना, y इंटू dx हो गया। अब हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी डी। हाँ, एरिया ऑफ ए पी क्यू, पी वी काउंट करो इसको, ए पी बी सी क्यू डी ए पी बी सी क्यू डी ए, मतलब ये पूरा एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ए पी बी सी डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? तो पट्टी का एरिया तो वाई डी एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे का एरिया हम काउंट कर रहे हैं, तो वाई डी एक्स होगा। और ये कहां से कहां तक जा रहा है? एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक जा रही है, ठीक है ना, ए से लेकर बी तक जा रही है। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं और ए से बी तक लिख देते हैं, तो यही एरिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एरिया आपके पास आ जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट इसमें, जब भी आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो वाई डी एक्स, इस पट्टी, जो पट्टी आपकी दे रखी उसका एरिया निकालो और इंटीग्रेशन ए से बी तक। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दे रखा तो इंटीग्रेशन 2 से 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट 3, 2 अपर लिमिट 3, 2 से 3 हो जाएगा। इस टाइप से आगे एग्जाम्पल जब हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस प्रकार से। लेकिन अगर ये वाई एक्सिस ऐसे में है, कर्व ऐसे में है, तो फिर वाई एक्सिस के इधर और कर्व के इधर का एरिया काउंट करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू साइन x एंड x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देख रखा है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। यहां पे फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू fx था। यहां पे फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू साइन x है। तो जो फंक्शन दे रखा होता है, सबसे पहले आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है, देखिए आपके पास सिंपल टफ ग्राफ भी होते हैं, लेकिन आपके पास जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सिंपल आने वाले, सिंपल वाले, और वो हम सारे यहां बता देंगे आपको, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सिंपल वाले भी तो आने तो चाहिए ना, है कि आने जी। अब देखो y इक्वल टू साइन x है, इसका ग्राफ अगर आपको आता है, x एक्सिस कौन सी होती है बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई क्या होता है, अगर ये ग्राफ आपको आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ नहीं आएगा तो नहीं कर सकते। तो इसमें एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व में आपको ग्राफ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन x। अब y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, देखिएगा कैसे करते हैं। देखो ये है x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, साइन x जो है y एक्सिस पे ऊपर मैक्सिमम जो जाता है ना वो 1 तक जाता है, ठीक है जी। और नीचे मैक्सिमम नीचे जो आता है वो -1 तक आता है, ठीक है। और साइन x 0 से होकर जाता है
और एक बार ऐसे देखो, जो ये है ना, ये 1 से ऊपर नहीं जाता है, ये y का जो 1 है ना, डैश डैश कर देते हैं ना, और -1 से नीचे भी नहीं आता है sin x का ग्राफ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो sin x का ग्राफ 0 से होकर जो ओरिजिन है वहां से जाता है ऐसे 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 करके, और ये ऊपर 1 तक जाएगा, फिर नीचे मुड़ जाता है ऐसे, और फिर ये यहाँ पे -1 पे जाता है, फिर यहाँ से मुड़ जाता है, इधर आगे जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी नीचे जब जाएगा ये, तो ये -1 तक जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर मुड़ जाएगा, और फिर इधर इधर जो है ये 1 तक जाता है, फिर इधर मुड़ जाता है, ऐसे आगे चलता रहता है, ठीक है। अब देखने वाली बात ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। आप अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए। ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो 0 होता है। अब ये 1 है, इसके ठीक नीचे क्या होता है, इसके ठीक नीचे 1π/2, देखो 1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2 क्या होता है, π/2 होता है। 1π/2 देखो 0π/2 0 हो जाएगा, 0π/2 1π/2, मैं तरीका बता रहा हूं याद रखने का। 1π/2 सॉरी 0π/2 1π/2 2π/2, फिर इसके ठीक ऊपर 3π/2, फिर 4π/2 5π/2, इधर आएंगे तो -1π/2 -2π/2 -3π/2 ऐसे करके आएंगे, राइट राइट। अच्छा, जब 0π/2 ये हो गया, इसके ठीक नीचे 1π/2 मतलब π/2, 2π/2 2 इंटू π/2 क्या होगा, पाई होगा ना, तो ये पाई हो गया। फिर 3π/2, इसके ठीक ऊपर जो है यहाँ पे 3π/2 3π/2, इधर की तरफ आएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा -1π/2, और यहाँ पे -2π/2 मतलब -π हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आपको जो एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू sin x, जो y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है ना वो, और x एक्सिस देखो, और 0 से पाई देखो, 0 से पाई तक, और x एक्सिस और sin x का ग्राफ के बीच का जो बाउंडेड एरिया है, जो बंद हो रखा है, वो है आपका 0 से पाई तक, और x एक्सिस के ऊपर और sin x के ग्राफ से नीचे का एरिया आपका ये है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भैया, हाँ, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका एरिया आपको निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप खींचिए, राइट। अब इस छोटी सी स्ट्रिप को, इसकी चौड़ाई dx ले लीजिए, क्योंकि x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे है ये, तो चौड़ाई डी, अगर y एक्सिस पे होगा तो dy लेंगे, ध्यान देगा, आगे बताऊंगा मैं, हाँ। x एक्सिस पे है तो चौड़ाई dx लेंगे, और हाइट इसकी क्या लेंगे, y लेंगे, ठीक है जी। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो x, y होंगे, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस x लेते हैं तो, और ये y होगी तो x, y। अब इस स्ट्रिप को 0 से लेकर पाई तक ले जाना है, ठीक है जी। अब एरिया इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हाँ। अब हमें एरिया निकालना है, ये इसका एरिया, हाँ, जो इससे क्वेश्चन के अनुसार y इक्वल टू sin x और x एक्सिस और 0 से पाई के बीच का जो एरिया है उसको हमने फाइंड करना है। तो वो है आपका, पहले तो पट्टी का एरिया क्या होता है, y dx लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अब वो पट्टी 0 से पाई तक जा रही है, तो इंटीग्रेशन लगा दो 0 से पाई, बस सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब आगे देखिएगा, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से पाई, y का मान क्या होगा, y का मान ये y इक्वल टू साइन एक्स है, क्योंकि y साइन एक्स के ग्राफ पर है, ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का है ना, तो y की जगह पे आप sin x रख सकते हैं, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, sin x और dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ जो फंक्शन है वो x वाला होना चाहिए ना, तो y की जगह sin x रख दी। अब सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं पीछे सारे, देखिए अगर पढ़ चुके हैं तो हम पीछे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 7-8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो भैया आपको पढ़ लेना है पहले, फिर उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन के इससे पहले हम 9 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, वो भी पढ़ लेने हैं, तब ये पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। अब नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो है भैया, लेकिन समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है जी, ठीक है जी, और फिर लिमिट लगा दो आप 0 से पाई, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको पता होगा ऐसा होता है, ठीक है जी। अब माइनस चिन्ह तो बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, cos x बचा, और लिमिट है 0 से पाई। अच्छा, अब आगे माइनस तो अपनी जगह पे है, एक बार अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पे cos पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट cos 0,
ठीक है जी। अच्छा, माइनस तो अपनी जगह पे है बाहर। अब कॉस पाई, कॉस पाई का मान -1 होता है जी, माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है जी। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर भी नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से हमने बना करके अपलोड कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है जी। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ग्राफ से भी हम बता चुके हैं कई बार। अब -1 और -1 -2 हो गया, और एक माइनस पहले से बाहर था तो 2 हो गया, तो आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये 2 इसका आंसर आ गया। अब दूसरी चीज मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, जो एक ऐसा लूप बनता ना यहां से लेकर यहां तक, एक्स एक्सिस से शुरू होता है एक्स एक्सिस पे खत्म, ऐसे करके जो एक लूप बनता है उसका एरिया हमेशा 2 आता है। कोई सा भी आप उठा के अगर आप cos x का भी देखें ना, cos x का 1 से शुरू होता है ऐसे, हाँ ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, और फिर इधर भी जाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई बताइए इसका एरिया कितना है, ये cos x का y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है ये, हाँ इसका एरिया कितना है इसका, तो इसका एरिया 2 आएगा। ये 0 है, ये 1 π/2 है, ये 2 π/2 है, और ये 3 π/2 है। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं कि भाई बताओ π/2 से और 3 π/2 के बीच का जो एरिया है वो कितना है, वैसे तो एक्स एक्सिस के नीचे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते हैं तो माइनस आता है, -2 आता है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया जो होता है वो माइनस में आता है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं भाई इसका एरिया निकालो, इस बोर्ड का एरिया निकालो, तो भाई 0 -5 तो एरिया होता नहीं, एरिया 0 से शुरू होता है, एरिया ज्यादा बढ़ता जाता है, बड़ा 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 पॉजिटिव। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, नोट कर लीजिए। और एक्स एक्सिस से नीचे अगर एरिया निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो वो नेगेटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा दिया जाता है, वो हम आगे बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया 2 है। अगर इसका करें, इसका बताएं, तो मैंने कहा ना जो एक लूप कंप्लीट होता है, एक लूप ही ऐसे वाला लूप, हाँ एक्स एक्सिस से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस पे खत्म, पहले एक्स एक्सिस पे क्रॉस करता है, तो इसका एरिया भी निकालेंगे तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। यहां पे आप बात करेंगे इसका भी 2 है, और इसका भी निकालेंगे अगर -π से 0 तक, इसका भी 2 आएगा। तो एक लूप जो कंप्लीट होता है एक्स एक्सिस शुरू करके एक्स एक्सिस पे एंड करके, तो उसका 2 आता है। और अगर हम आधे की बात करें, देखो अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 तक होता, 0 से π/2 तक, तो पूरा तो 2 है, तो इसका आधा ही तो है ये, हाँ इसका 0 से π/2 तक एक एरिया हो गया, π/2 से π तक दूसरा एरिया हो गया। तो अगर 0 से π/2 तक पूछा जाता है तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर मैं इतने का एरिया निकालूं तो इसका 1 आना चाहिए और इसका 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी इसका 1 आना, इसका 1 आना चाहिए। cos x हो या sin x हो, दोनों में एक लूप का तो 2 है और आधे का 1 आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट भी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बोला जाता है कि 0 से π तक का एरिया बताओ, तो सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं आप, बिना कुछ करे 2 लिख सकते हैं, राइट, बिना कुछ करे 2 लिख सकते हैं। और आधा 0 से π पूछा जाता है तो आप बिना कुछ करे 1 लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो देखिए sin x का ग्राफ बनाना आप सीख गए हैं, cos x का भी आप सीख गए हैं, ये 1 से शुरू होता है, 1 तक, हाँ 0 से नहीं होता शुरू, ठीक है। और फिर जो 1 π/2, 0 π/2, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, और इसी प्रकार से -1 π/2, -2 पॉइंट -3 π/2 करके इधर भी आप कर सकते हैं। तो cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ अगर आपको आता है तो इससे रिलेटेड एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। अब देखिए अगर इस प्रकार का ग्राफ आपके पास आता है स्टूडेंट, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है, मान लीजिए। ठीक, अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कीजिए, एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां पे आपकी x की क्या वैल्यू है, मान लीजिए यहां पे x की वैल्यू आपकी a है, x का मान यहां पे क्या है, इस पॉइंट पर a पॉइंट पर आपका a है, और यहां पे x का मान यहां पे मान लीजिए b पॉइंट है ये, यहां पे x का मान मान लीजिए b है। ठीक है जी। तो
x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक एरिया अंडर द कर्व फाइंड कीजिए। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, ये x एक्सिस है, इसके अंडर ये एरिया, ये कर्व है ना, इसके अंडर का एरिया, x एक्सिस से ऊपर और इसके नीचे का एरिया, तो ये हो गया ना, ये एरिया अंडर द कर्व। लेकिन यहां पे x एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, कर्व के ऊपर और x एक्सिस के नीचे का एरिया। यहां पे कर्व के नीचे और x एक्सिस के ऊपर और इससे तो पूरा पैक अगर हो जाता है, यहां पे x इक्वल टू बी से इधर और एक्सिस से नीचे और कर्व से ऊपर, तो एरिया अंडर द कर्व ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका और इसका पूरे का एरिया निकालना है। मान लीजिए कि x एक्सिस को पर ये कर्व जो है x इक्वल टू सी पर कट कर रहा है, यहां पे x का मान क्या है, c है, ठीक है। अब बात क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि x एक्सिस से नीचे का जो एरिया होता है ना, अगर उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव आता है। और उसको एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो जब एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो क्या किया जाए, जो यहां पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, उसको पॉजिटिव करना है तो मॉड लगा देते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए इस पूरे का एरिया निकालना है तो इस एरिया को निकालने का तरीका क्या है कि एक बार आप एरिया अंडर द कर्व ए से सी तक निकालिए, यहां पे एक स्ट्रिप खींचिए, हाँ यहां पे एक स्ट्रिप खींचिए, ये y हो गया, ये dx हो गया इसकी चौड़ाई, तो y dx स्ट्रिप की स्ट्रिप जो है ना, इसका क्षेत्रफल y dx होगा और इसको a से लेकर c तक ले जाओ तो इंटीग्रेशन a टू c, ठीक है जी, ये तो ये हो गया, प्लस फिर c से लेकर b तक ले जाओ, यहां पे भी एक स्ट्रिप खींचेंगे आप, उसको भी आप ऐसे ले लीजिए, ये dx है और ये आपका y है, तो y dx हो गया और उस स्ट्रिप को c से लेकर b तक ले जाना है तो इंटीग्रेशन c टू b, ठीक है। बस इतना होना है और कुछ नहीं करना। लेकिन फर्क क्या है, क्योंकि x एक्सिस के नीचे का एरिया है, इसका नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो आप क्या करेंगे, c से b तक वाले को मॉड लगा दो, क्योंकि जो भी एरिया आपका सॉल्व करके आएगा वो नेगेटिव आएगा। मॉड लगाने से कोई भी चीज पॉजिटिव हो जाती है जी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि 2 का मॉड 2 होता है और -2 का मॉड भी 2 होता है, माइनस संख्या, माइनस नंबर जो प्लस हो जाता है मॉड लगाने से, ठीक है जी, प्लस तो प्लस ही रहता है। तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे आप कि नीचे अगर है तो मॉड लगा देंगे, ठीक है जी। अब आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। एग्जाम्पल है तो देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल ए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 तक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के अंडर जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपका ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है, फाइंड इंटीग्रेशन -1 टू 1 x क्यूब dx, ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चन में देखिए होना इसमें भी वही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें भी वही होना है, -1 टू 1 x क्यूब dx। लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एरिया है भाई, एरिया 0 क्यों होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, पॉजिटिव कुछ होगा। तो आगे देखना, पहले हम इसको निकाल देते हैं जरा। हाँ, ये क्या है, इसका 0 क्यों आएगा। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया, एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन -a से a fx dx बराबर दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो होती है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a fx dx और एक था 0। ये इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है और इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। इसकी वैल्यू ये तब होती है जब fx जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, सम फलन है, और 0 तब होती है जब fx ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और सम फलन और विषम फलन क्या होता है ये हम उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में आपको बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 और 8 आप देख लीजिएगा, राइट। अब एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू ऑड फंक्शन है,
क्योंकि ऑड फंक्शन में क्या होता है कि जब जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो एक्स क्यू ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो वो ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में हम इस जब माइनस ए टू ए, माइनस वन टू वन, माइनस टू 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 इस टाइप का कंडीशन होता है तो माइनस वन टू वन, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है। और जबकि ग्राफ के अनुसार देखें तो इसका कुछ एरिया आएगा। अब देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। राइट, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। राइट, अब एक्स क्यू का ग्राफ क्या होता है? एक्स क्यू का ग्राफ होता है, एक लाइन ऐसे कर दो और एक लाइन फिर ऐसे कर दो। जो ऑड फंक्शन होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन एक्स क्यू मैंने बताया ना अभी, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जो विषम फलन होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में, विपरीत चतुर्थांश में, ये दो है, ये पहला चतुर्थांश है तो तीसरा उसका विपरीत हो गया, ये दूसरा है तो चौथा उसका विपरीत हो गया। तो ये विपरीत चतुर्थांश में सिमेट्रिक होता है, सम्मित होता है। सम्मित का मतलब कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस और इधर जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ध्यान देंगे इस चीज का। हाँ, और अगर मैं बात करूं कि भाई एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समफलन है। ये एक्स क्यू तो भी समफलन है, ये समफलन है, ये वन फंक्शन है। इसका ग्राफ क्या हो? देखिए ग्राफ आपको आना चाहिए भैया, ठीक है ना। मैं इसको आप ड्रॉ करना, ट्रेस करना भी सीख सकते हैं, लेकिन देखिए इस हमारे पास इतना अभी समय नहीं है कि हम ट्रेस करना आपको सिखाएं, वो आप सीख लीजिए, या फिर मैं तो कहूं कि आप याद कर लीजिए। जैसे मैंने याद करके ऐसे आप याद कर लीजिए कि एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है, ये और ये डिशुम, राइट। और एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखना आप, थोड़ा सा जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनिए और उसको नोट भी करिए। कहीं पे जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करिए। आप हो सकता है भूल जाएं, तो जो मैं बता रहा हूं उसको कहीं रफ में नोट करो, या फिर जो नोट आप नोट्स बना रहे हैं उसी में कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं तो आप जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बात उसको आप नोट करिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x का स्क्वायर होता है मतलब x के ऊपर इवन पावर होती है तो जो ग्राफ होता है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और जब y का स्क्वायर होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और दोनों का स्क्वायर होता है तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ जो होता है ना ऐसे बनता है, बस एक कटोरा बना दो और ओरिजिन से होकर जाए और y एक्स के अबाउट जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए, बस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जब x का स्क्वायर होता है ना तो y के अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ, ये ध्यान रखना बस। ये पैराबोला का डिटेल लेक्चर हम पैराबोला की प्लेलिस्ट में दे रखा है। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे, इसमें उसी में से एक पैराबोला ये भी है, ठीक है। अच्छा, जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। देखो y के इधर जितना फैला हुआ इतना इधर भी फैला हुआ। अगर आपको बोला जाए कि भाई इसका एरिया इतना एरिया पूरा एरिया निकालो, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को निकालेंगे इतने को और उसका दुगुना कर देंगे, क्योंकि जितना इधर फैला उतना इधर भी फैला हो। तो ये फायदा उसका है, ठीक है जी, एक्स क्यू का। अगर आप कहें कि भाई y एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो इसका कैसे बनाएंगे देखिएगा। जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो तब ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के जितना नीचे उसका उतना ऊपर है। तो ये वाला पैराबोला y इक्वल टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और ये वाला पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये अपना आपका अंतर होना चाहिए। अब अगर यहाँ माइनस चिन्ह लगाते तो ये इधर वाला ऐसे हो जाता। पैराबोला में मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर यहाँ पे y का जगह माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो जो ऊपर जा रहा है वो नीचे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है फिर ग्राफ। बस इनको कुछ को आप याद रख लीजिए। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, ये और ये यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ से ऐसे आता है, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये तो बताइए बाद में।
अब देखिएगा, ये तो हो गया इसका, बी का आंसर तो 0 आ गया, ठीक है, क्यों आया बता दिया। फाइंड द ए, देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ हमने बना दिया है, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा ये ऐसा जो है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, ठीक है। अब फ्रॉम -1 to 1, अब यहां पे मान लीजिए ये 0 है और ये -1 है और ये आपका -2 है, इधर जाएंगे तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है जी। -1 से 1, हाँ -1 से 1 अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ तक, तो ये -1 तो ये हो गया और 1 आपका ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया 1, हाँ। अब -1 से लेकर 1 तक और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और कर्व के नीचे का एरिया, ये एक तो ये हो गया, ठीक है जी। और यहां पे कर्व और एक्स एक्सिस के अंतर्गत आने वाला एरिया ये हो गया, ठीक है जी। तो -1 से 1 तक एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया और यहां पे भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो इन दोनों एरिया को आप निकाल लो। लेकिन इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एरिया निकालो उसका दुगुना कर दो, या फिर इसका एरिया -1 से 0 तक एक एरिया निकालो, फिर 0 से 1 तक एक एरिया निकालो। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालें, देखिएगा a इज इक्वल टू, यहां पे स्ट्रिप खींच दीजिए, देखो हाँ हमने एक स्ट्रिप खींच दी, इसकी जो चौड़ाई है dx है क्योंकि x एक्सिस पे टच कर रहा है ना, और लंबाई इसकी y हो, तो आयताकार पट्टी बन गई, तो y dx हो गया। इसका भी ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चौड़ाई dx हो गई और ये लंबाई y हो गई, तो इसका भी क्षेत्रफल y dx हो जाएगा। दोनों का अलग अलग है। अब इस पट्टी का एरिया क्या होगा, y dx होगा जी, ठीक है जी। अब ये पट्टी कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 0 तक जाएगी, तो इंटीग्रेशन लगा दो -1 से 0, ठीक, फिर प्लस, फिर 0 से 1, ये भी पट्टी y वही है, y dx की है, हाँ ये पट्टी y dx है और 0 से 1 जाएगी, अंतर सिर्फ इतना है, ये 0 से 1 जाएगी, ठीक है जी। तो -1 से 0, -1 से 0 में इसका एरिया निकल जाएगा, प्लस फिर 0 से 1 तक इसका एरिया निकाला जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अंतर यहां पे सिर्फ ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर वाला जो -1 से 0 वाला है वो एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया है, एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया, और जो एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया होता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से जब निकालते हैं तो नेगेटिव आता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, मॉड लगा देते, जैसे यहाँ पे लगाया, बस। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रेशन -1 से 1 y dx, y की वैल्यू यहां पे क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू dx और मॉड बंद कर दो, प्लस फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 y की जगह एक्स क्यू, क्योंकि देखे ना ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यू यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो y की वैल्यू यहाँ पे भी वही आएगी, यहाँ पे वही आएगी, तो एक्स क्यू dx y की जगह रख दिया। सॉल्व करो इसको आगे, चलो इसको मिटा देते हैं, आगे यहां पे करते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 होता है, तो x की पावर 4/4 और लिमिट लगा दीजिए आप -1 से, ये गलत तो नहीं लगा, -1 से 0 है भैया, -1 से 0 है भाई, हाँ चलो गलती हो जाती है, हाँ -1 से 0 है और साथ में मॉड भी है, फिर ये देखो मॉड, ये देखो मॉड, कोई दिक्कत, मॉड लास्ट में लगेगा, हाँ प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल आप इंटीग्रेशन एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 और लिमिट लगा दीजिए आप 0 से 1, ठीक है जी। अच्छा आगे करते हैं। अब देखिएगा मॉड तो अपनी जगह पे रहेगा ही, 1/4 बाहर ले लो और अंदर एक बार अपर लिमिट लगा दो, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0/4 0 होता है, माइनस एक बार लोअर लिमिट एक्स की जगह -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा जी, ठीक है, मॉड लगा दिया हमने, प्लस यहां पे भी 1/4 बाहर आ जाएगा और एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 माइनस 0 की पावर 4 0, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब देखो 0 में से एक गए -1 और 1/4 का मल्टीप्लाई -1/4 और फिर मॉड लगा दो। देखो अगर हम मॉड नहीं लगाते तो इसका एरिया -1/4 आ रहा था और एरिया नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है तो माइनस है, इसलिए मॉड पहले लगा दिया, राइट, ध्यान देंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। प्लस
यहाँ पे तो 1/4 ही रहेगा, क्योंकि देखो दूसरी बात क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑड फंक्शन होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, जितना इधर फैला हुआ इतना इधर फैला हुआ, तो जो एरिया इसका आएगा वही इसका भी आएगा, क्योंकि सिमेट जितना एरिया उधर पे इधर इधर फैला हो, -1 से 1 तक है तो 0 से 1 तक जो होगा 0 से -1 तक वही होगा। तो 1/4 इसका भी आया और इसका भी आया। फर्क यहाँ पे -1/4 इसलिए आया क्योंकि नीचे था इसलिए मॉड लगा दिया। तो -1/4 का मॉड 1/4 होता है और +1/4, तो हो गया ना दोनों का 1/4 1/4, और 1/4 1/4 दोनों का 2/4 हो जाएगा। हाँ, जब हर बराबर तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आने वाले जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने बेसिक अभी बताया आपको, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, अगर कोई ग्राफ इस टाइप का हो, इस टाइप से आ जाए कोई ग्राफ, ये ठीक है, ये आपका ग्राफ है x = fy, और फिर बोला जाए कि भाई इसको जो है यहां पे y की वैल्यू, क्योंकि x y एक्सिस पे तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होती है। मान लीजिए यहां पे y की वैल्यू c है और इसके एंड पॉइंट पर सामने y की वैल्यू d है, तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कीजिए। एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कीजिए। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब कर्व के अंडर का एरिया, मतलब कर्व के अंदर का, अंडर का नहीं अंदर का है ना, अंडर और अंदर एक ही बात, कर्व के अंदर का एरिया। तो यहां जब अभी देखिए, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट कि अगर ग्राफ इस टाइप का है तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, x = a से लेकर x = b तक, और x = a x = b, और एरिया कर्व के नीचे और x एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालते थे, है ना। और उसमें क्या करते थे, स्ट्रिप खींचा हमने और उसकी जो चौड़ाई होती है उसको dx लिया और लंबाई उसका y लिया, और फिर इसका क्या करते थे, स्ट्रिप का जो एरिया होता था y dx होता था, ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b तक करते थे, वही आपका एरिया होता था, ठीक है जी, समझ गए। अब ये है y एक्सिस की तरफ, हाँ, ये तो एरिया अंडर द कर्व x एक्सिस से ऊपर और कर्व के नीचे है। अब यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कर्व के लेफ्ट साइड और y एक्सिस के इधर, हाँ, y एक्सिस के इधर और कर्व के इधर का एरिया जो है एरिया अंडर द कर्व होगा। यहाँ पे y एक्सिस तक का है, ध्यान देंगे जरा, यहाँ फर्क है, यहाँ पे x एक्सिस से ऊपर और कर्व से नीचे, यहाँ पे कर्व से लेफ्ट और y एक्सिस से राइट का एरिया, हाँ। तो यहाँ पे यार इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि यहाँ पे हमने स्ट्रिप जो ली है ना स्टूडेंट, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, हाँ। स्ट्रिप जो ली है हमने उसकी चौड़ाई क्या लेंगे, उसकी चौड़ाई लेंगे हम dy, यहाँ पे dx ली थी क्योंकि y एक्सिस पे है तो dy लेंगे, x एक्सिस पे तो dx लेंगे, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, dy। और फिर जब चौड़ाई dy है तो लंबाई इसकी x ली जाएगी, बस इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी y हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा x dy, यहाँ पे y dx था और यहाँ पे x dy, ध्यान देंगे, क्योंकि जब y एक्सिस और कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो तो फिर x dy होता है, और जब ऐसा था पहले तो y dx। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ dx की जगह dy आ गया, मतलब x की जगह y रिप्लेस हो गया, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ऐसा करना है यहाँ, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन y की वैल्यू कहां से कहां तक है, c से लेकर d तक है, c से लेकर d तक है, और यही आपका एरिया है। तो ये आपको याद रखना है अगर ऐसा कुछ आता है तो। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं फिर आपको होमवर्क देते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y = x² एंड y एक्सिस बिटवीन y = 0 एंड y = 2, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे देखो ग्राफ आपको बनाना चाहिए, फंक्शन आपका क्या है, y = x² है, तो
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। ये देखिए वाई एक्सिस है और ये देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स का स्क्वायर होता है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ऊपर की तरफ होता है पैराबोला, हाँ अगर यहाँ प्लस है तो ये आपको याद रखना है जी। हाँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है, ऐसा कर दो बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया आपकी और ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से होकर वर्टेक्स, जो ये पैराबोला बना है ना ग्राफ, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है, शीर्ष। हाँ अच्छा, वो कह रहा है कि वाई एक्सिस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे वाई का मान 0 यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे वाई का मान क्या है 0 है, और फिर ये यहाँ पे आपका 1 होगा, फिर यहाँ पे आपका 2 होगा, फिर यहाँ पे आपका 3 होगा, ऐसे करके होगा ना। लेकिन वो करेगा 2 तक, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। देखिए ये x एक्सिस है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, अगर 1 पे ऐसी लाइन खींचे x एक्सिस के पैरेलल तो उसकी इक्वेशन होगी y बराबर 1, और 2 पे खींचे, अगर 2 पे अगर हम ऐसा खींचते हैं लाइन ऐसे, तो ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन होगी y बराबर 2, ठीक। तो x इक्वल टू 0 से 2 तक, x इक्वल टू 0 से ऊपर और y इक्वल टू 0 से ऊपर और y इक्वल टू 2 से नीचे, और कर्व से घिरा हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इतना घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। अब मैंने अभी कहा कि जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना y के इधर है उतना ही इधर भी है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमने इसका एरिया इतने का O से लेकर A, और ये ले लो आपका B और ये ले लो आपका C, ठीक है। तो अगर हमें पूरा एरिया निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये एक हिस्से का एरिया निकालो और उसका दुगना कर दो, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो OACO इतना एरिया निकाल दो, इतने का, हाँ इतने का एरिया निकाल दो और उसका दुगना कर दो तो पूरे का एरिया आ जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा। अब उसको कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ अब क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, अगर बात करें एरिया अंडर द कर्व, तो वाई एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, वाई एक्सिस और कर्व के बीच, जैसा ये है कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया है, तो वहां पे वाई एक्स डीवाई आएगा। क्या आएगा वहां पे? एक्स डीवाई। क्यों आएगा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे हम आयताकार पट्टी खींचते हैं, आयताकार पट्टी डालते हैं जरा एक, तो ये आयताकार पट्टी की चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो डीवाई होगी ना, और लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स को वाई होंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस वाई होगी। तो चौड़ाई वाई डीवाई और लंबाई एक्स, तो इस पट्टी का एरिया क्या होगा, इस पट्टी का एरिया होगा एक्स डीवाई, और उसको ले जाओ फिर y इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, तो एरिया आ जाएगा ना। लेकिन वो किसका एरिया होगा, वो केवल इतना का। हमें कितने का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ AOCBO, इस पूरे का एरिया चाहिए। हाँ तो सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ OACBO पूरा, हाँ बराबर हो जाएगा किसका, 2 इंटू 2 गुना 2 इंटू एरिया ऑफ OACO, इसका एरिया निकाल दो और उसका दुगना कर दो, पूरा का एरिया आ गया। तो बराबर 2 इंटू इसका एरिया क्या होगा, अब देखो इसका एरिया क्या होगा, अब ये पट्टी का एरिया क्या है, एक्स डीवाई, क्या है एक्स डीवाई है पट्टी का एरिया, और ये पट्टी कहां से कहां तक ले जानी है, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 2 तक ले जानी है, तो 0 से 2 तक ले जानी है बस। क्योंकि y एक्सिस के अबाउट था ना, इसलिए x dy आया, नहीं तो y dx आता, जैसे हमने पहले भी करा है, ठीक है बस। अब आप देखिएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2, अब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे भाई, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये कर्व पे है, x का मान y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास ग्राफ है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, यहां से x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो x जब y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा, y एक्स स्क्वायर बराबर y है तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट y,
ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि हम केवल इस एरिया का निकाल रहे हैं, तो रूट वाई आएगा, इसका निकाल रहे हैं केवल, ठीक है। तो रूट वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रूट वाई या वाई की पावर 1/2 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू वाई की पावर 1/2 और डी वाई, क्यों, क्योंकि एक्स का जो है ना यहाँ पे वाई में फंक्शन जो है वाई में होना चाहिए था, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो वाई में ही फंक्शन होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हमें वाई में चाहिए, बस ये ध्यान देना है। हाँ, अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इंटू वाई की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पावर एक ऐड हो जाती है, तो अगर एक पावर बढ़ा दें तो 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, तो y की पावर 3/2 और वही बटे में भी आता है, तो y की पावर 3/2 और वही बटे में भी आता है 3/2, और लिमिट लग जाती है आपकी 0 से 2, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आगे, 2 इंटू ये 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर लेके आओ तो उल्टा करके 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा y की पावर 3/2, एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट रख देंगे तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाते हैं, यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, राइट। अच्छा, 2 दूना 4, 4/3 और ब्रैकेट में 2 की पावर 3/2, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2 की पावर 3/2 का आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2 का आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 1/2, या आप बोल सकते हैं √2, 2 इंटू √2, क्योंकि देखो 2 की पावर 3/2 का आप 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो गुणा में घाते जुड़ जाते तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब 4 दूना 8, 8√2/3 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से स्टूडेंट ये आंसर आपका आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर समझ में नहीं आया तो 1 बार 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं, आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर है, आप चाहो तो 10 बार देख सकते हैं, जब अगर आपके समझ में 1 बार नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी बार आप रिपीट करेंगे वीडियो लेक्चर को उतना आपका और अच्छा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और फिर मैं आपको एक सलाह दूंगा, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे एकांत में बैठ के, लेकिन साथ साथ अपनी बुक से, जो इस पहले आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, फिर बुक से रिलेटेड आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बुक खोलिए और इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस करिए, तब देखिए आप कि क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे कि नहीं हो रहे, तो फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप मन से और सही ढंग से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से ध्यान से देखा, सुना, समझा होगा तो 100% आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, और इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो अगले लेक्चर में हम इन क्वेश्चन को भी कर देंगे जो आपके समझ में नहीं आएगा। जिस पे कमेंट आएगा उसी को हम करेंगे, जिस पे कमेंट नहीं आएगा तो समझ लेंगे कि आपने समझ लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंड्री बिटवीन द y = mod x एंड x एक्सिस बिटवीन x = -2 से x = 2, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया बाउंड्री बिटवीन द कर्व x² + y² = 16, x² + y² = 16। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना है, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिंपल आप सर्किल का ड्रॉ करके एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया बाउंड्री बिटवीन द कर्व x = -y² एंड x एक्सिस बिटवीन x = -3 to x = 2, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिएगा, इसका एरिया भी निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये इलिप्स का इक्वेशन है, और इलिप्स को ड्रॉ करना आप लेटा हुआ अंडा टाइप का होता है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो, ठीक है। इलिप्स का डिटेल लेक्चर हम इलिप्स की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलिप्स कैसे बनता है, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the region of the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y =
x एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 60, मतलब सर्किल और ये जो लाइन है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करके बताएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए इसको फिर से देखना है तो फिर से देख लीजिए, और पिछले ट्रिग्नोमेट्री के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे सारी प्लेलिस्ट का, वहां पे देखिए, आई बटन में भी लिंक दे देंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो फिर से पूछ लीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। अपने घरों में रहिए, घर पे रह करके आपको इतने बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है भाई, घर में रहिए, बहुत मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।